हाय गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। ये आज के वीडियो में हम लोग ऐसे टू टेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं तुम्हारे साथ कुछ कुछ बातें भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये मई 15 के पहले का ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और वीडियो होगा, क्योंकि कुछ कुछ कारण है, जैसे कि अभी एक हफ्ता में एग्जाम चालू होगा। एक हफ्ता 10 दिन में, मतलब 2-3 दिन से तो 2-3 दिन के बाद तो अकाउंट्स का एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा, और ऑडिट का भी एक हफ्ता 10 दिन में एग्जाम स्टार्ट होगा। तो फालतू का अभी वीडियो डाल के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ाई में फोकस करो। और अगर आप लोगों का ऐसा लगेगा कि आपको कुछ समझना है तो आप मुझे टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज है ऐसे 210, आज ही लास्ट वीडियो है। फिर सितंबर 25 बैच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि September 25 बैच है। उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाया जा रहा है, ठीक है। मैं बस एक एक मैं छोटा सा अगर दिखाना चाहूँ, कि ये है हम लोगों का ऐसे 501। ये है ये है ऐसे 5 फुल कलर्ड। उसके साथ साथ ये है सेगमेंट इंफॉर्मेशन एक फ्लो चार्ट के हिसाब से। ये है ऐसे 505 प्रॉपर फ्लो चार्ट के हिसाब से। ये सारे चैप्टर्स का अभी चैप्टर 5 के ऊपर काम चल रहा है। जब तक ये देखिए, ये है ऐसे 505। मैं बस अभी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ये सरप्राइज होगा जो भी बैच करेगा। और इसके बाद हम लोग इस मतलब ये सारे चैप्टर्स का होगा, और मतलब बहुत सारे और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है, मेरे चैनल में ये फर्स्ट चैनल है ऑडिट के लिए, सी इंटर ऑडिट के लिए, जो पूरा रेगुलर कोर्स देता है, ठीक है। तो एकदम रेगुलर कोर्स मिलेगा आपको, आपको नोट्स मिलेंगे हैंड रिटेन। फिर मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। उसके साथ साथ फिर मैं कुछ कुछ सोचा भी हूँ कि बैच खत्म होने के बाद क्या करूँ, वो बात की बात है। बैच में बहुत सारी चीज़ें होगा। तो September 25 बैच के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका अगर जो भी आपके जूनियर्स होंगे, आप उनको जरूर रिकमेंड करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे 210, इसे 210 में क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब क्या है कि जब कोई भी ऑडिटर और क्लाइंट के मतलब बीच में कोई एंगेजमेंट, जैसे कि सोचिए कि एक क्लाइंट ने अपॉइंट किया एक ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए, तो क्या जो ऑडिटर है वो एंगेजमेंट लेटर भेजता है क्लाइंट को कि ये लाइक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट है वो है ऑफ द रिपोर्ट। फिर मतलब बहुत सारी चीजें होता है, ठीक है। फिर ऐसा भी एक रिपोर्ट है होता है कि भाई अ, अगर कुछ सरकमटेंसेस आया तो वो एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट चेंज भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं। Objective of the auditor is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is performed has been agreed through. क्या क्या basis है? Establishing whether the preconditions for the audit are present and confirming that there is a common understanding between the auditor and management and where appropriate TCW. ठीक है। Preconditions क्या है? It may be defined as the use by management of an acceptable FRA, the preparation of financial statement and agreement of management to the premise on which an audit is conducted. अच्छा, ये जो प्री कंडीशन है, इसको इस्टेब्लिश ये हुआ कि नहीं, उसको पता कैसे चले? इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिटर प्रेजेंट, मतलब जो प्री कंडीशन है वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसको ऑडिटर फाइंड आउट कैसे करे? डिटरमाइनिंग वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो लोग यूज कर रहे हैं क्लाइंट लोग, वो एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है, एक्सेप्टेबल, ठीक है।
ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट लो दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पांसिबिलिटी। मैनेजमेंट का रिस्पांसिबिलिटी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएस, maintaining such internal control as management consider necessary to enable the preparation of financial statement that are free from management whether due to fraud or error, and to provide auditor with access to all information, additional information that the auditor may request from management, or unrestricted access to persons within the entity। मतलब auditor का responsibility है तो पहले तो establishing determine whether the finance in order to establish, मतलब जो प्री कंडीशन है उसको establish करने के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए? पहले तो डिटरमाइन करो कि वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहा है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ठीक है। और एग्रीमेंट लो मैनेजमेंट से दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड द इट्स रिस्पांसिबिलिटी। क्या क्या है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएस, for such internal control as management consider necessary to enable the preparation of financial statement, and to provide the auditor with access to all information, additional information that the auditor may request from manager, and unrestricted access to persons within the entity। ठीक है, मैं आपको बोल दिया ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर भेजता है क्लाइंट को। ऑडिट जो एंगेजमेंट लेटर है वो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। एक है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मतलब कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड by the auditor, and a statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected। मतलब क्या है? एक तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप लिख दो जो भी ऑडिट कर रहे हो उसका, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड क्या है, एंड स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस वेयर इन व्हिच ए रिपोर्ट मे डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। ठीक है। अच्छा, अगर प्री कंडीशन नहीं हुआ तब क्या होगा? द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन ऑडिटर टू डू सो द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है। अभी कौन कौन से टाइम पे ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा? इफ द ऑडिटर डिटरमाइन दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब वही प्री कंडीशन अगर नहीं हुआ एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन। ठीक है। अच्छा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या है? मतलब अगर सोचिए कि एक एंटिटी बोला कि मुझे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करना है, ठीक है। ये क्या है? अगर सोचिए कि नॉर्मली मतलब बहुत सारे ऑडिट ऐसे होता है कि 5-5 साल आप कूलिंग पीरियड पड़े ही हो कि 5 साल के बाद फिर अगर एलएलपी मतलब ऐसा कोई पार्टनरशिप उसका दो कूलिंग 2 टर्म हो जाता है, लाइक 10 साल के अंदर अंदर कूलिंग पीरियड आता है। तो सोचिए 10 साल, अभी हर साल तो एक ही एंगेजमेंट लेटर देना वो तो लाइक कोई अच्छी मतलब कोई सेंस का बात नहीं है ना। तो उसमें क्या है कि कुछ कुछ टाइम्स पे अगर एंटिटी बोले तब चेंज कर सकते हैं, वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन देना चाहिए। ठीक है। रीजनेबल जस्टिफिकेशन कौन कौन से मैटर पे हो सकते हैं? एक तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस होता है कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया तो ऑब्वियसली जो टर्म्स है जिसके ऊपर बेस करके ऑडिट हो रहा है वो चेंज हो ही सकता है। मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ऑडिटर मतलब मैनेजमेंट को लगता है कि ऑडिटर अपना जो जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है उसको मिसअंडरस्टैंड किया, मतलब नहीं ठीक से नहीं समझा है। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप, अगर रेस्ट्रिक्शन लगाया स्कोप ऑफ द ऑडिटर में। ठीक है। फैक्टर्स व्हिच कैन मेक इट एप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट और टू रिमाइंड द एंटिटी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो वो एक मतलब एप्रोप्रिएटनेस देता है कि हाँ आप टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज कर सकते हो या फिर उसको रिमाइंड करा सकते हो कि भाई ये टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है, अगर आप भूल गए होंगे तो। कौन कौन सा? आइडेंटिटी indication that the entity misunderstand the objective and scope of the audit। ठीक है। Any revised or special terms of audit engagement, any recent change of senior management, a significant change in ownership, a significant change in nature or size and change in legal। तो क्या है? पहले तो इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडर, मतलब पहले क्या था रीजनल जस्टिफिकेशन में कि ऑडिटर गलत सोच लिया, गलत अंडरस्टैंड कर लिया टर्म्स को।
इधर क्या है कि ये अगर मतलब ये सारे हो तो वो अप्रोप्रिएट होगा कि आप चेंज कर सकते हो। ये कौन सा होगा? यह इंडिकेशन रहता है मिस जो एंटिटी है वो मिसअंडरस्टैंड किया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट को। कोई रिवाइज और स्पेशल टर्म आ गया ऑडिट एंगेजमेंट में। रिसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट हुआ, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप हुआ, सिग्निफिकेंट चेंज इन बिजनेस हुआ, या फिर a change in legal or regulatory requirement में। ठीक है। If the auditor concludes that there is a reasonable justification after assessing any legal or contextual implication to change the audit engagement to a review or related service, the audit work performed to the date of change may be relevant to such engagement, to the changed engagement। मतलब क्या है, अगर ऑडिटर को लगा कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है और जो ऑडिट एंगेजमेंट है उसको रिव्यू एंगेजमेंट या रिलेटेड सर्विस मतलब उससे कम क्या बोलते हैं, उससे कम एश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस, उसके नीचे अगर रिव्यू एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट के नीचे रिव्यू एंगेजमेंट और रिलेटेड सर्विस मतलब रीजनेबल एश्योरेंस से कम एश्योरेंस दिया जाएगा। तो वो हो सकता, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो जो प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है वो ये जो रिव्यू एंगेजमेंट है उसमें भी काम आ सकता है। ठीक है, तो फालतू का दो बार एक ही प्रोसीजर परफॉर्म करके भी तो कोई फायदा नहीं है। हाउएवर, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म एंड द रिपोर्ट टू बी इशूड वुड बी दोज एप्रोप्रिएट इन द रिवाइज। मतलब जो वर्क परफॉर्म करना होगा या फिर रिपोर्ट इशू करना होगा वो ऑब्वियसली जो नया एंगेजमेंट है उसी के हिसाब से होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन confusing the reader of the report or related service would not include reference to, in avoiding the confusion, the report, ये द आ गया, the report or related service would not include reference to the original audit engagement, any procedure that may be performed in the original audit engagement। ठीक है, except where the audit engagement is changed to an engagement to undertake agreed upon procedure and thus reference to the procedure performed is a normal part of this। मतलब क्या है कि जो पिछला मतलब जो रिपोर्ट है या फिर जो रिलेटेड सर्विस है वो कुछ कौन कौन से चीजों का रेफरेंस नहीं डाल सकता। एक है ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट और दूसरा है प्रोसीजर परफॉर्म इन दैट ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। लेकिन अगर सोचिए कि कुछ कुछ, मैं जैसे बोला कि कुछ कुछ प्रोसीजर्स वो दोनों में सेम है, तो फालतू का एक ही प्रोसीजर दो बार करके भी कोई फायदा नहीं है ना, तो वो नॉर्मल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट हो गया। recourse available to the auditor in a situation of non-agreement to a change in terms of engagement and lack of permission from management to continue original auditing। recourse available to the auditor in situation of non-agreement to a change in terms of engagement and lack of permission from, अगर सोचिए कि मतलब एंटिटी मना कर दिया कि चेंज करने में या फिर जो परमिशन है वो मैनेजमेंट नहीं दे रहा है और एंगेजमेंट की, तो विथड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट एंगेजमेंट से विथड्रॉ कर लो एंड डिटरमाइन करो कि उधर क्या कोई ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है कि कंटेक्चुअल या फिर अदरवाइज मतलब खुद से भी कि आप हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो। हायर अथॉरिटी मतलब क्या, टीसीडब्ल्यूजी हो गया, फिर ओनर्स हो गया या फिर रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, तो हम लोगों का ये चैप्टर भी खत्म हो गया, चैप्टर नहीं, ये ऐसे 210 ये स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया। मैं बोला था आपको कि क्लास छोटा ही होगा क्योंकि मुझे लगता है कि अभी लोगों को मतलब मेरा वीडियो से अच्छा वो अगर स्टेप स्टडी करे तभी अच्छा होगा। कोई ना, आप अपने जूनियर को बोलिएगा अगर होगा तो कि इसे मतलब सितंबर से नया बैच आ रहा है, वो बहुत अच्छा, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस बैच के लिए। मैं बहुत मेहनत किया हूँ, तो देखते हैं आप लोगों को कैसा लगेगा वो नोट्स। बाय।